हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम रोज़ की तरह ही जनरल स्टडीज़ के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ का जो सेक्शन होता है वह हर एक एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इस सेक्शन में अच्छा स्कोर किए बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना लगभग असंभव सा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आ रहा है इन वीडियोस के माध्यम से। हमारा यह प्रयास रहता है कि हम रोज़ आपके लिए एक वीडियो लेके आएँ जिसमें हम जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज़ के प्रश्न डिस्कस करें। साथ ही हम इन प्रश्नों के साथ-साथ इससे संबंधित अन्य की पॉइंट्स, की फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं ताकि इस प्रश्न के उत्तर के साथ-साथ आप उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य, अन्य जानकारियों को भी जान पाएँ और परीक्षा में उनकी तैयारी कर पाएँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है, भारत में मामलुक वंश के संस्थापक कौन था? हु वाज़ द फाउंडर ऑफ द मामलुक डायनेस्टी इन इंडिया? मामलुक डायनेस्टी को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट जानकारी जानते हैं, देखते हैं क्या है। द मामलुक डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड एज द स्लेव डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसे गुलाम वंश के रूप में भी जाना जाता है। ऐबक वॉज सोल्ड एज स्लेव टू मोहम्मद गोरी। ऐबक जो है एक गुलाम के रूप में मोहम्मद गोरी को बेच दिया गया था जब वो छोटा था उस समय। एंड वॉज गिवन द चार्ज ऑफ गौरीज इंडियन पोजीशंस आफ्टर 1192। तो बचपन में उसे मोहम्मद गोरी ने एक गुलाम के रूप में खरीदा था, फिर वह उसकी सैन्य शक्ति का कमांडर बना और फिर उसी से प्रसन्न होके मोहम्मद गोरी ने उसे, जब भारत में अपनी जीत हासिल करी थी 1192 में पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, तो फिर मोहम्मद गोरी ने उसे भारत का इंचार्ज बना दिया था सन 1192 में। व्हेन गोरी वाज assassinated, ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1206। तो जब मोहम्मद गोरी की हत्या हो गई तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, कब? सन 1206 में। तो और उसी समय से फिर गुलाम वंश की शुरुआत हुई दिल्ली में। अब देखते हैं, द डायनेस्टी लास्टेड फ्रॉम 1206 टू 1290। तो ये गुलाम वंश दिल्ली में कब तक शासन करता रहा? 1206 से 1290 तक। दिस डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय द खिलजी डायनेस्टी। इसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया भारत में। द सेकंड डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली में शासन करने वाला दूसरा वंश कौन सा था? खिलजी वंश था। पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड द ब्रिटिश रूलर्स रूल इंडिया? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिशों ने भारत पर शासन किया। और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। द ब्रिटिश रूलर्स रूल्ड इंडिया फॉर नियरली 200 ईयर्स, 1757 टू 1947। 1947 से लेके पीछे चले तो 1757 से शुरू करके द बैटल ऑफ प्लासी 23rd June 1757 was a major turning point in modern India history that led to consolidation of British rule in India। तो अंग्रेज भारत में सबसे पहले सन 1608 में आए थे, जब सूरत में उनका पहली बार जहाज आया था। 1611 में उन्होंने पहली बार फैक्ट्री की स्थापना करी थी। तो जो बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था वो 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और यहीं से जो ब्रिटिश शासन की शुरुआत हमारे देश में हुई थी। आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल अराउंड 1750, द कंपनी गेन कंट्रोल ऑफ अदर टेरिटरीज एंड टू कंट्रोल ऑफ इंडिया। तो मुगल साम्राज्य जैसे जैसे क्षीण होता गया, जैसे जैसे कमजोर होता गया, 1750 के आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बाकी हिस्सों पर भी अपना अधिकार जमाने लगी और उन्हें अपने नियंत्रण में लेने लगी।
The British colonialism began in India following the Battle of Plassey in 1757. सो जो ब्रिटिश कॉलोनी राज की हमने अभी भी पढ़ा था कि सन 1757 में जो पहली बार जीत हुई थी उसके बाद ही शुरुआत हुई. From then on, the British began to consolidate its rule over India. This would be the state of affairs until the Indian independence in 1947. तो सन 1757 से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो 1947 तक भारत के स्वतंत्रता मिलने तक यह सिलसिला जारी रहा. और आगे चलते हैं. निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? Who among the following was the first law minister of India? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भीमराव अंबेडकर जी थे. बाबा साहेब अंबेडकर जी थे. और डिटेल में पढ़ लेते हैं. B.R. Ambedkar, popularly known as Baba Saheb, served as independent India's first law minister. He was an Indian jurist, economist, politician and social reformer who was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1990. तो पहले जो स्वतंत्रता के बाद पहले कानून मंत्री या फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हमारे देश के भीमराव अंबेडकर साहब थे, जो एक इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर थे और इन्हें सन 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. He served in the first Nehru ministry during 1947 to 1952. तो जो 1947 से लेके 1952 तक जो पहले कैबिनेट थी भारत देश की जिसके प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उसमें उन्होंने वित्त लॉ मिनिस्टर के रूप में, कानून मंत्री के रूप में कार्य किया था. आगे चलते हैं. अब देखते हैं हेली धूमकेतु का आवर्तकाल क्या है. व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ हेलीज कॉमेट? इसका सही उत्तर है लगभग 75 से लेके 76 वर्ष के समय अंतराल के बाद हेलीज कॉमेट को देखा जाता है हमारे सौरमंडल में. और डिटेल्स में पढ़ते हैं इसके बारे में. हेलीज कॉमेट इज द मोस्ट फेमस कॉमेट. तो जितने भी धूमकेतुओं के बारे में हम जानते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो हेलीज कॉमेट है, हेली धूमकेतु है. इट इज़ अ पीरियोडिक कॉमेट एंड रिटर्न्स टू अर्थ्स विसिनिटी अबाउट एवरी 75 ईयर्स. यह एक नियमित अंतराल 75 वर्ष के नियमित अंतराल के बाद हमारी पृथ्वी के नज़दीक आता है. और इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने 1705 में इस कम समय में बार बार एक आवर्त काल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात हमारी पृथ्वी के पास में आने वाले इस धूमकेतु की खोज की थी. एडमंड हेली ने सन 1705 में, और उन्हीं के नाम के अनुरूप इसका नाम रखा गया हेलीज कॉमेट. द लास्ट टाइम इट वाज हियर in 1986 and it is projected to return in 2061. तो इसे आखिरी बार वर्ष 1986 में देखा गया है हमारी पृथ्वी के करीब, और अब इसकी वापस देखे जाने की संभावना वर्ष 2061 में है. तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 से 76 वर्ष के अंतराल में इसे देखा जाता है. निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से जुड़ते हैं? At which of the following hills Eastern Ghats join the Western Ghats? सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर सी. और डिटेल में पढ़ते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में. The Western and Eastern Ghats are two mountain ranges in India that are separated by the Deccan Plateau. ये दक्कन के पठार द्वारा विभाजित की जाने वाली दो पर्वत श्रेणियां हैं. कौन कौन सी? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट. The Western Ghats run along the west coast of India, yeah, and while the Eastern Ghats run along the east coast. So वेस्ट कोस्ट के पास में जो माउंटेन रेंज है, जो पर्वत श्रेणी है, उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है. ईस्ट कोस्ट पूर्वी तट के पास में जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है. ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट दी नीलगिरी हिल्स. यह जो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियां हैं उसके पास में ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं.
आगे चलते हैं दोस्तों। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेरेंटोलॉजी जो है वह ओल्डर एडल्ट्स के बारे में, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बारे में अध्ययन जो किया जाता है उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए। जेरेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग and mental and social implications of aging based on medical concepts। so जो मनुष्य का शरीर में वृद्धावस्था आती है, फिजिकल उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो विज्ञान है उसे जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ एजिंग बॉडीज एडजस्ट टू चेंज इन ओल्डर ईयर्स। इसमें ये अध्ययन मुख्यतः किया जाता है कि जैसे जैसे वयोवृद्ध शरीर होता जाता है वह अपनी वृद्धावस्था में चेंज या परिवर्तन के साथ कैसे कैसे अपने को एडजस्ट करता है, कैसे उसके अनुरूप अपने को ढालता है। हेंस जेरेंटोलॉजी इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। जेरेंटोलॉजी उस विज्ञान की शाखा को कहते हैं जो वृद्धावस्था या फिजिकल ओल्डर स्टेट को की स्टडी की जाती है। आगे चलते हैं। शिग्मोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शिग्मोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो शिग्मोत्सव गोवा राज्य में मनाए जाने वाला एक त्योहार है जिसे आमतौर पे होली के आसपास मनाया जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। शिग्मोत्सव इज द स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय वेरियस कम्युनिटीज ऑफ गोवा। और इसे इन गोवा एंड कोंकण दिस सेलिब्रेशन इज पॉपुलरली नोन एज शिग्मो। गोवा और कोंकण में इसे शिग्मो भी कहा जाता है, शिग्मोत्सव को। इट इज़ वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी। तो हिंदू कम्युनिटी का ये काफ़ी ज़्यादा बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है जिसे शिग्मोत्सव भी कहा जाता है। कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया था? अगला प्रश्न है हमारा, कथा सरित सागर वॉज रिटन बाय होम? तो सही उत्तर हो जाएगा सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर की रचना की गई थी। और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, द कथा सरित सागर इज अ फेमस 11th century collection of Indian legends, fairy tales and folk tales written in Sanskrit by सोमदेव। तो सोमदेव ने 11वीं सदी में इसकी रचना की थी संस्कृत भाषा में, जिसमें भारतीय लेजेंड्स, इंडियन लेजेंड्स के बारे में और मुख्यतः विष्णु भगवान के बारे में लोक कथाएं और कथाएं लिखी गई हैं। और आगे चलते हैं। गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द गणेश फेस्टिवल? सो गणेश फेस्टिवल की शुरुआत वर्ष 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं इसमें क्या डिटेल में है। लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल इन महाराष्ट्र इन 1893। सो समाज में सभी व्यक्तियों को एक साथ लाने के लिए सामाजिक एकता के प्रयास के रूप में गणेश उत्सव की शुरुआत वर्ष 1893 में महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई थी। तिलक वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वॉज पनिश्ड फॉर जर्नलिज्म इन 1882। बाल गंगाधर तिलक जी वो पहले व्यक्ति थे जो पत्रकारिता के लिए पहली बार जिन्होंने सजा पाई थी वर्ष 1882 में। ही हैड एडिटेड मराठा एंड केसरी न्यूज़पेपर्स। वो एडिटर थे मराठा और केसरी न्यूज़पेपर के। केसरी और मराठा दोनों ही साप्ताहिक न्यूज़पेपर थे। केसरी मराठी में निकलने वाला, मराठी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक न्यूज़पेपर था, और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक न्यूज़पेपर था। दोनों ही साप्ताहिक न्यूज़पेपर थे और इसके जो एडिटर थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। इन 1896-97 he launched a non-payment of taxes movement in the whole of Maharashtra, during which the public gave him the title of Lokmanya Tilak. During his stay in Mandalaya jail, Burma, he composed a book called गीता रहस्य। सो जब उन्हें जेल में भेजा गया था बर्मा में, उस समय उन्होंने जो किताब लिखी थी उसका
और उस किताब का नाम है गीता रहस्य, और वर्ष 1896 से 1897 तक उन्होंने एक नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स मूवमेंट, मतलब सरकार को टैक्स नहीं देने की एक मुहिम शुरू की थी महाराष्ट्र में, और जिसके फलस्वरूप महाराष्ट्र के लोगों ने उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्रदान की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का सबसे धीमा प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? तो ऑप्शन देखते हैं, केबल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप और सैटेलाइट। तो सबसे जो स्लो, सबसे धीमा प्रकार है वो डायल अप कनेक्शन होता है, जो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता था। जो लैंडलाइन टेलीफोन होते थे उनसे जुड़ा हुआ ये कनेक्शन पहले होता था, आज से 15 या 20 वर्ष पूर्व। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। डायल अप इंटरनेट एक्सेस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट यूजेस द फैसिलिटीज ऑफ पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बाय डायलिंग ए टेलीफोन नंबर ऑन अ कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। तो जैसा हमको पढ़ने में समझ में आ रहा है, ये इंटरनेट कनेक्शन कैसे स्थापित होता था? बाय डायलिंग ए टेलीफोन नंबर ऑन ए कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन पर एक नंबर डायल करने के बाद ये इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से स्थापित होता था। इट इज कंसिडर्ड द स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस अमंग ऑल। तो बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं उनकी तुलना में ये सबसे धीमा माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी भारत के डैश प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी इज दी 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। और डिटेल में कुछ तथ्य जान लेते हैं। नरेंद्र मोदी इज सर्विंग एज दी 14th एंड दी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2014 से हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं, और वह 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। ही अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 26 मई 2014। उन्होंने 26 मई 2014 को अपना पदभार ग्रहण किया था। बिफोर दिस ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फ्रॉम 2001 टू 2014 एंड इज नाउ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाराणसी। तो प्रधानमंत्री बनने से पहले वे वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे, और अभी वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद हैं। आगे चलते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? सनलाइट रीचेज द अर्थ इन हाउ मेनी मिनट्स? तो सही उत्तर होगा लगभग 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आता है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 मिलियन किलोमीटर। हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर्स या फिर 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। Scientists calculate that the average time it takes for the light to reach the earth from the sun is 8 minutes and 20 seconds. So जो सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। यह उस स्थिति में है जब प्रकाश की जो गति होती है वह निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सनलाइट की जो स्पीड होती है वह निर्वात में या वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ ए साउंड वेव? सो हर्ट्ज जो है ध्वनि तरंग से संबंधित है। डेसिबल भी साउंड वेव से संबंधित है। कैंडला जो है वो एसआई यूनिट है लाइट की, लाइट इंटेंसिटी की। मैच जो है वो भी ध्वनि तरंग से संबंधित है, जो एरोप्लेन की गति को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ते हैं। इन द गिवन ऑप्शंस मैच, हर्ट्ज, डेसिबल इज रिलेटेड टू साउंड वेव्स, वेयर एज कैंडिला इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। जो कैंडला है वो लाइट इंटेंसिटी की यूनिट होती है। साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन डेसिबल। जो ध्वनि की तीव्रता है उसे डेसिबल में मापा जाता है। द स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स इज मेजर्ड इन कंपैरिजन टू द साउंड स्पीड बाय मैच नंबर। सो जो एरोप्लेन होते हैं उनकी जो गति है उसे
जो ध्वनि की गति है उसकी तुलना में मैच नंबर के द्वारा मापा जाता है, इसीलिए एरोप्लेन की गति को मैच से दर्शाते हैं। तो वो भी साउंड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव्स की उसे हर्ट्ज में नापा जाता है। और आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ? विच बैटल टुक प्लेस बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान? तो सही उत्तर हो जाएगा बैटल ऑफ तराइन। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन was fought between Muhammad Ghori and Prithviraj Chauhan in 1191, and in this battle Prithviraj Chauhan emerged victorious and Ghori was defeated। अभी हमने वीडियो की शुरुआत में भी इससे संबंधित कुछ चर्चा की थी। सो मोहम्मद गौरी जो कि अफगानिस्तान का एक शासक था उनके बीच में और हमारे पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में पहला जो युद्ध हुआ था तराइन में वर्ष 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी हारा गया था। दूसरा जो युद्ध है तराइन का वो एक वर्ष पश्चात 1192 में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई थी। इन दिस बैटल holds a lot of significance in history because this was the first time Muslim regime ruled in India। तो हमने अभी शुरू में पढ़ा था कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो कैसे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। जब गौरी ने वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया तो फिर उसने जो भारतीय प्रांत है, भारतीय जो सूबा है, उसका इंचार्ज कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। इसीलिए ये वो समय है जब मुस्लिम शासन भारत में शुरू हुआ था पहली बार। आगे चलते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय होम? सही उत्तर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अंडर आर्टिकल 324(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारा जो संविधान है उसके आर्टिकल 324(2) के तहत हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। दे हैव अ टेन्योर ऑफ 6 years एंड अप टू द एज ऑफ 65 years व्हिचएवर इज अर्लियर। या तो वो 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत हो सकते हैं या फिर उनका जो कुल कार्यकाल है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में या फिर चुनाव आयुक्त के रूप में वो 6 वर्ष का होना चाहिए। दोनों में से जो भी पहले होगा वो उनका कार्यकाल होता है। श्री राजीव कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे देश के अभी वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है? राजीव कुमार है। और एंड श्री सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता के बाद श्री सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा ये प्रयास रहता है कि इस प्रकार का वीडियो आपके लिए प्रतिदिन एक हम हमारे चैनल पे अपलोड करें ताकि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।